हमारा पहला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध और भारतीय प्रतिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि कांग्रेस ने बिना शर्त ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन करने का निर्णय किया। दूसरा है कांग्रेस के भीतर समाजवादियों ने भारत की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए ब्रिटिश व्यवस्था का लाभ उठाने की रणनीति का समर्थन किया। तीसरा है कि ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के समर्थन में के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू की राय गांधी जी से जो है वो अलग थी। तो इन तीनों कथनों में से कितने कथन जो हैं वो सही हैं, मतलब कि कौन कौन से कथन जो हैं वो सही हैं ये बताना है। तो इसकी अगर बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है, अगर द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण किए जाने से शुरू हुई थी दूसरे विश्व युद्ध की। और 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और भारत की ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को युद्ध में शामिल की घोषणा की। कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा बिना भारतीयों से परामर्श किए भारत को युद्ध में शामिल करने का एक तरफा जो निर्णय था उसको नापसंद किया, लेकिन कांग्रेस ने युद्ध प्रयासों को सशर्त समर्थन देने का निर्णय किया। इसकी दो प्रमुख शर्तें थी कि युद्ध के बाद एक स्वतंत्र भारत की राजनीतिक संरचना का निर्धारण करने के लिए एक संविधान सभा गठित की जाएगी और तत्काल ही केंद्र में किसी प्रकार की वास्तविक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। लेकिन उस समय के वायसराय लॉर्ड लिनथगो ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जबकि कांग्रेस ने तर्क दिया कि युद्ध के जनमत प्राप्त करने के लिए ये शर्तें आवश्यक थी, इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। कांग्रेस कार्य समिति के वर्धा अधिवेशन में कांग्रेस की आधिकारिक स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया, लेकिन उससे पहले ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में भारतीय समर्थन के सवाल पर अलग अलग राय व्यक्त की गई। वर्धा बैठक में भाग लेने के लिए सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण को भी चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन इन नेताओं के युद्ध में किसी भी पक्ष के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। उनकी राय में चाहे मित्र राष्ट्र हो या फिर ध्रुवीय राष्ट्र हो, दोनों पक्ष साम्राज्यवादी थे और प्रत्येक पक्ष अपनी औपनिवेशिक संपत्तियों की रक्षा करना चाहता था और उपनिवेश बनाने के लिए अधिक क्षेत्रों को प्राप्त करना चाहता था। इसलिए किसी भी पक्ष को राष्ट्रवादियों द्वारा समर्थित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए आदर्श समय है। इस प्रकार की स्थिति का लाभ उठाकर ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही है। महात्मा गांधी ने मित्र शक्तियों को बिना शर्त समर्थन देने की वकालत की और इस युद्ध में उन्होंने ब्रिटेन के प्रति सहानुभूति दिखाई, क्योंकि वो फासिस्ट विचारधारा के पूर्णतया विरोधी थे। उन्होंने पश्चिमी यूरोप के लोकतांत्रिक देश और अधिनायक नाजियों और फासियों के बीच स्पष्ट अंतर किया। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को परेशान नहीं करना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू गांधी जी या समाजवादियों के विचार से सहमत नहीं थे। उनके अनुसार लोकतांत्रिक मूल्य और फासीवाद के बीच स्पष्ट अंतर है। उनका मानना था कि न्याय ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड के पक्ष में है, लेकिन उनका यह भी मानना था कि ब्रिटेन और फ्रांस साम्राज्यवादी शक्तियां थी और प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद से वो परिपक्व हो रहे पूंजीवाद के आंतरिक विरोधाभासों का परिणाम था। इसलिए उन्होंने भारत के स्वतंत्र होने तक भारतीय भागीदारी का समर्थन नहीं किया। साथ ही में ही वह ब्रिटेन की कठिनाई का लाभ उठाने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के पक्ष में भी नहीं थे। इसलिए इसका तीसरा कथन जो है वो सही है, मतलब इसका 2 और 3, ठीक है, इसके जो हैं वो सही है। 2 और 3 जो है बी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है
ब्रिटिश अधिकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि ये केंद्र सरकार द्वारा गठित अर्ध न्यायिक निकाय हैं और विदेशी अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। कि कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक, मतलब पहला सही है और दूसरा जो है वो गलत है। अभी हाल में ही बात करें कि जुलाई 2024 में असम सरकार ने राज्य पुलिस की बॉर्डर शाखा को यह निर्देश दिया कि वह 2014 से पहले अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले गैर मुसलमानों के मामलों को विदेशी अधिकरण के पास ना भेजें। यह आदेश नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुरूप था। गैर मुस्लिम में हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्धों को नागरिकता आवेदन प्रदान करने का अवसर देता है। सीए 2019। असम में स्थापित विदेशी अधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसका गठन विदेशी आदेश 1964 के तहत किया गया था। 1964 के तहत किया गया था। यह आयोग किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता की पुष्टि के लिए गठित किया गया था। असम सरकार ने सीमा पुलिस को निर्देश दिया कि वो किसी गैर मुस्लिमों के मामलों को विदेशी अधिकरणों में ना भेजें। ठीक है, इसलिए जो है मतलब कि केंद्र सरकार के द्वारा गठित अर्ध न्यायिक निकाय है, इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। और दूसरा जो कथन है इसलिए सही नहीं है क्योंकि विदेशी अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है, लेकिन यह अपील सीधे उच्चतम न्यायालय में नहीं की जाती है। इसके बजाय इसकी पहली अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है, बाद में यदि आवश्यक हो तो भारत के उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, लेकिन सीधे अपील नहीं की जाएगी, इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है कि रियासतों में स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कि पहला है कि 1927 में अखिल भारतीय राज्य पीपल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन में बलवंत राय मेहता की महत्वपूर्ण भूमिका थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने रियासतों की जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया और हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासतों की जनता के आंदोलन में शामिल होने का समर्थन किया। तो कौन सा कितने कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर तीनों या फिर इसमें से कोई नहीं। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो, मतलब इसके दो ऑप्शन केवल सही हैं। इसका पहला कथन जो है वो सही है क्योंकि 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ने पहल करके भारतीय राज्य पीपल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और इसके जो कॉन्फ्रेंस है इसके जो मुख्य कर्ता धर्ता थे वो बलवंत राय मेहता, मणिकलाल कोठारी और जीआर अभयंकर थे, इसलिए पहला कथन जो है सही है। दूसरे कथन की अगर बात करें कि भारतीय रियासतों के प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति पहली बार जो है वो 1920 के नागपुर अधिवेशन में स्पष्ट की गई थी। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके भारतीय राजाओं से उनकी रियासतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार देने का आह्वान किया गया था और साथ में ही कांग्रेस ने यह स्पष्ट किया कि रियासतों के निवासी हैं वो कांग्रेस के पूर्ण सदस्य बन सकते हैं, लेकिन वह रियासतों में कांग्रेस के नाम पर राजनीतिक गतिविधियां शुरू नहीं कर सकते। 1927 में कांग्रेस ने 1920 के ही प्रस्ताव को दोहराया, इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही है। तीसरे कथन की बात करें कि
1938-39 भारतीय रियासतों में एक नई जागृति के वर्ष के रूप में जाना जाता है, जब कई आंदोलनों ने उत्तरदायी सरकार और अन्य सुधारों की मांग की, जिससे कांग्रेस की नीति में भी महत्वपूर्ण बदलाव आया। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी यह नीति दोहराई कि रियासतों में आंदोलन कांग्रेस के नाम पर नहीं चलाए जाने चाहिए, बल्कि अपनी स्वतंत्र ताकत पर भरोसा करना चाहिए और स्थानीय संगठनों के माध्यम से लड़ाई लड़नी चाहिए। इसलिए तीसरा कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला शब्द लूका संबंधित है। अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देने वाली एक परियोजना से, गहरे समुद्र में खोजी गई एक प्रजाति से, जीव विज्ञान में नए विकासवादी सिद्धांत से, या पृथ्वी पर समस्त जीवन के अंतिम सामान्य पूर्वज से। तो इसका कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, पृथ्वी पर समस्त जीवन के अंतिम सामान्य पूर्वजों से। ऐसा माना जाता है कि लूका जो है वो गहरे समुद्री वेट्स में रहता था, जिसका प्रमाण जो है वो 355 जीनों से प्राप्त होता है। एक अध्ययन के अनुसार लूका लगभग 4.2 अरब वर्ष पहले अस्तित्व में था। इसके कालक्रम का पता विकासवादी समय सीमा का अनुमान लगाने वाली आणविक घड़ी का प्रयोग करके लगाया गया है। अगला प्रश्न है कि 20वीं सदी के चतुर्थांश के दौरान सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में नाई धोबी बंद आंदोलन शुरू हुआ। कहां हुआ? हैदराबाद, अवध, पंजाब या फिर बंबई। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अवध। 1919 के अंत में किसानों की सामुदायिक गतिविधियों का पहला संकेत जो है प्रतापगढ़ जिले, अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक रियासत में नाई धोबी बंद के रूप में मिलता है, जो सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था। 1920 की गर्मियों तक अवध तालुकेदारी के गांवों में ग्राम पंचायतों के द्वारा बुलाई जाने वाली किसान बैठकें आम हो गई। नाई धोबी बंद ने प्रतापगढ़ जिले में किसानों की एकता और सामूहिक शक्ति को प्रदर्शित किया, जो ब्रिटिश उत्पीड़न के विरुद्ध उनके संघर्ष का हिस्सा थी। इस आंदोलन के दौरान पंचायतों ने प्रतापगढ़ के कुछ क्षेत्रों के जमींदारों के विरुद्ध नाई धोबी बंद का आयोजन किया था, जिसके तहत नाई और धोबी की सेवाओं से उन्हें वंचित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत 20वीं सदी के पूर्वार्ध में 1908 में रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई थी। तो ये किस परिप्रेक्ष्य में की गई थी? ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक नियंत्रण को केंद्रीकृत करने के लिए, स्थानीय और प्रांतीय सरकारों की शक्तियों जिम्मेदारियों में वृद्धि करने के लिए, सभी प्रांतों में एक समान कराधान प्रणाली स्थापित करने के लिए, या भारत में ब्रिटिश कानूनी व्यवस्था में सुधार करने के लिए। तो कौन सा जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, स्थानीय और प्रांतीय सरकारों की शक्तियों एवं जिम्मेदारियों में वृद्धि करने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला शब्द ग्रीनियम किससे संबंधित है? स्थिरता के कारण विषयगत साधारण बॉन्ड के बीच प्रतिफल अंतर से, पारंपरिक बॉन्ड की तुलना में ग्रीन बॉन्ड द्वारा दिए जाने वाले अतिरिक्त रिटर्न से, पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले बॉन्ड के लिए निवेशक द्वारा दिए जाने प्रीमियम से, या फिर जलवायु परिवर्तन नीतियों से संबंधित बॉन्ड्स के लिए ब्याज दर समायोजन से। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कि स्थिरता और विषयगत साधारण बॉन्ड के बीच प्रतिफल अंतर से। आज का आखिरी प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी एनआईए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि रास बिहारी बोस ने आईएनए के आरंभिक गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवीय राष्ट्रों ने आईएनए को मान्यता दी और आईएनए ने इम्फाल, कोहिमा के अभियानों में भाग लिया। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, या फिर 1, 2, 3? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है
बी ऑप्शन 2 और 3। ऐसा इसलिए है, दूसरा और तीसरा जो है सही है। ऐसा इसलिए है कि ब्रिटिश भारतीय सेना के एक भारतीय कमांडर कैप्टन मोहन सिंह ने 1941 में ब्रिटिशों द्वारा जापानियों के समक्ष सिंगापुर में आत्मसमर्पण करने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय सेना की प्रारंभिक अवधारणा प्रस्तुत की। मलाया और सिंगापुर में जापानियों के द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय युद्धबंदियों की सहायता से मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में पहली बार आईएनए की स्थापना की। प्रारंभिक आने अधिक समय तक चल नहीं पाई और मार्च 1942 में जापान में निर्वासित भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीयों के बीच ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के लिए भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन करने का निर्णय लिया। रास बिहारी बोस ने जापानियों को आईएनए का समर्थन करने के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके राजनीतिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। इसलिए पहला कथन जो है सही नहीं है। ठीक है। और जुलाई 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे तो उन्होंने IIL यानी भारतीय स्वतंत्रता लीग और भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व संभाला और उन्होंने इसके लिए छोटी सी सेना जो थी उसका उन्होंने पुनर्गठन किया। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।